So first we will talk about the ophthalmic ultrasonography. Historically ultrasound जो है ये ophthalmology specialty में बहुत important हैसियत इसकी रही है और अभी भी है, और इसकी जो यूज़ है वो बावजूद इसके कि कई और मोडेलिटीज़ आ गई लेकिन इसकी यूज़ कम नहीं हुई. इसकी जो अफादियत है वो अभी भी उसी तरह है. बेसिकली मैंने अपने प्रेजेंटेशन को 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है. We will talk about basic considerations, then we will talk about the technique, interpretation, and then new advances. So first basic considerations. आपसे दरख्वास्त है कि जहाँ भी आप मुझे इंटरप्ट करना चाहें यू कैन. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं. सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी थी वो सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुई, और सबसे पहले ऑफ्थल्मोलॉजी में ए स्कैन जो किस्म है अल्ट्रासोनोग्राफी का वो यूज़ हुआ 1956 में. फिर उसके बाद बी स्कैन आया 1958 में, और जो कमर्शली अवेलेबल गैजेट्स थी Sorry for interruption, but sir, I would like to request you again first to chair this session. And Professor Zul Islam sir, please. And Professor Shadman sir, please. So since the first use of ultrasonography in 1956, जो मशीन है उसमें तो कई जनरेशन्स की चेंजेस आ गई, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं, जो इसकी जो यूजेज है वो अभी तक उसी तरह है. इमर्जन और कांटेक्ट ये कमर्शली अवेलेबल गैजेट्स जो आ गई वो 1970-1972 में आ गई. बेसिकली अल्ट्रासाउंड सिर्फ ऑफ्थल्मोलॉजी स्पेशलिटी में यूज़ नहीं हो रहा, ये तकरीबन हर स्पेशलिटी में, आप गायनी में जाएं, सर्जरी में जाएं, किसी भी स्पेशलिटी में आप जाएं आपको अल्ट्रासाउंड यूज़ होता हुआ नज़र आएगा. इट्स अ वाइब्रेशनल टाइप ऑफ एनर्जी, और इसके कई फॉर्मेट्स हैं, जैसे ए स्कैन है, बी स्कैन है, सी है, डी है, एम है और डॉपलर है. जो ऑफ्थल्मोलॉजी में यूज़ हो रही हैं वो ए और बी स्कैन है. डी स्कैन भी ऑफ्थल्मोलॉजी में यूज़ होती है. ये आपने देखा होगा कभी कभार बी स्कैन और ए स्कैन दोनों एक प्रिंट में आपको नज़र आते हैं. तो दिस इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज डी स्कैन. और दोनों ए और बी स्कैन्स की अपनी इम्पोर्टेंस है. ए इज़ फॉर एम्पलीट्यूड, सो इट्स एन एम्पलीट्यूड डिस्प्ले, 1 डायमेंशनल है और वर्टिकल डिफ्लेक्शंस आपको नज़र आती हैं. और हाइट ऑफ स्पाइक से आपको जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या जो टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट है उसकी डेंसिटी का अंदाज़ा होता है. इट्स अ रियल टाइम डिस्प्ले. जब भी आप प्रोब रखें उसी वक्त आपको सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में या उस स्क्रीन पे नज़र आती है. बी स्कैन, बी इज़ फॉर ब्राइटनेस. इट्स अ 2 डायमेंशनल मॉडलिटी, और इसमें जो है जिस तरह कैमरा के पिक्सल्स होते हैं उसी तरह डॉट्स हैं यहाँ पे. तो जो ब्राइटनेस ऑफ डॉट्स है उसकी बुनियाद पे हमें डेंसिटी का अंदाज़ा होता है, और ये भी रियल टाइम डिस्प्ले है. ए स्कैन की इम्पॉर्टेंस इस लिहाज से है कि जब भी आपको किसी पैथोलॉजी में बी स्कैन करते हुए शक हो तो आप उसी वक्त ए स्कैन से हेल्प ले सकते हैं, और उसकी जो स्पाइक्स हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं डायग्नोसिस. और ए स्कैन के जो बड़े मशहूर 5 स्पाइक्स हैं, जो पहला स्पाइक है वो कॉर्निया से आता है, दूसरा एंटीरियर लेंस कैप्सूल से, तीसरा पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल से, चौथा रेटिना से या जो कोरियो रेटिनल कॉम्प्लेक्स है उससे, और पांचवा जो है बिहाइंड द ग्लोब आपको फेट्स से, जो ऑर्बिटल फेट्स हैं उससे मिलता है. तो ड्यूरिंग दिस अगर कोई भी और स्पाइक हो तो वो नॉर्मल होगा और आपको पैथोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल एक एविडेंस मिलेगा। बेसिकली जो साउंड है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज की, और इससे अगर अबाव हो तो वो भी साउंड ही है, टेक्नोलॉजी साउंड ही है, लेकिन वो ऑडिबल नहीं है, इसलिए उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये तीन बातें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं टू मेंशन हियर कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की, उतना उसका वेवलेंथ शॉर्ट होगा। जितना वेवलेंथ शॉर्ट होगा उसकी पेनेट्रेशन टिश्यू की कम होगी, और जितनी पेनेट्रेशन टिश्यू की कम होगी उतना उसका रेजोल्यूशन बेहतर होगा। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप जो मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ में प्रोब्स यूज़ होती हैं, जैसे सर्जिकल या गायनी में 1 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोब यूज़ होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी पेनेट्रेशन ज़्यादा होगी लेकिन रेजोल्यूशन कम होगी। फिर जो ऑर्डिनरी ऑफ्थल्मिक प्रोब्स हैं वो 10 मेगाहर्ट्ज़ की हैं, उसकी जो है पेनेट्रेशन दूसरे प्रोब की निस्बत कम होगी लेकिन रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। और तीसरी जो है वो हाई रिजोल्यूशन प्रोब्स हैं जो यूबीएम में भी यूज़ होती हैं, 30, 50, 40, 35 मेगाहर्ट्ज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज ने लॉन्च की हैं, और उनमें अच्छी बात यह है कि उनकी पेनेट्रेशन तो कम है लेकिन उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, तो इस वजह से इंटीरियर सेगमेंट पैथोलॉजीज में वो यूज़ होता है। ये जो है ये उस साइड पे जो नज़र आ रहा है ये आपको 1 मेगाहर्ट्ज़ और 10 मेगाहर्ट्ज़ और 35 मेगाहर्ट्ज़ के मुख्तलिफ प्रोब्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। जो बेसिक फिजिक्स है अल्ट्रासाउंड की, टू बी मोर सिंपल, वो ये है कि एक ट्रांसड्यूसर होता है या जिसको अल्ट्रासाउंड प्रोब कहते हैं। उस अल्ट्रासाउंड प्रोब में दो चीज़ें होती हैं, एक सोर्स होता है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स पैदा करता है, और दूसरा डिटेक्टर होता है, दोनों उसी प्रोब में होती हैं। तो जो सोर्स है वो साउंड वेव्स या अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, और वो अल्ट्रासाउंड वेव्स उस प्रोब से निकलती हैं, आई की स्ट्रक्चर से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट करती हैं, उससे सिग्नल बनता है, और वो सिग्नल आपको एक इमेज की शक्ल में स्क्रीन पे नज़र आता है। अगर आप रियल टाइम में ये स्कैनिंग कर रहे हैं तो इसको रियल टाइम या काइनेटिक स्कैन कहेंगे। अगर आप करके उसको फ्रीज करके उसको प्रिंट निकालते हैं तो इसको टेक्निकली स्टैटिक स्कैन कहेंगे। इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ये जो स्लाइड है इसकी जो बेसिक थीम है वो ये है कि जिस स्ट्रक्चर की जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो उतनी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो जैसे अब विट्रियस जो है उसकी डेंसिटी कम है बनिस्बत स्क्लीरा के या कोरियोरेटिनल कॉम्प्लेक्स के, तो वहाँ पे जो इकोजेनिसिटी है या जो रिफ्लेक्टिविटी है वो कम होगी, यानी उस चीज़ में ब्राइटनेस कम होगी या नहीं होगी बनिस्बत उस चीज़ के जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें मालिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं। एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बी स्कैन कर रहे हैं एज एन ऑपरेटर तो बेहतर ये है कि ओपन आई के साथ करें। लिड में टॉर्सल प्लेट है, और अगर आप क्लोज आई के साथ बी स्कैन करते हैं तो बहुत सारा जो अल्ट्रासाउंड एनर्जी है वो वहाँ एब्जॉर्ब या उसी जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो आई तक पहुँचती ही नहीं है। तो उस वजह से जो हाई क्वालिटी के स्कैन्स हैं वो क्लोज्ड आई के साथ पॉसिबल नहीं है। बहुत दफ़ा हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, हम कहते हैं ये हाई इकोजेनिक स्ट्रक्चर है, फिर हम कहते हैं ये मॉडरेटली इकोजेनिक है, फिर हम कहते हैं ये मीडियम टू हाई या लो इकोजेनिक स्ट्रक्चर है, और इसकी बुनियाद पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर पीवीडी है तो उसकी इकोजेनिसिटी या रिफ्लेक्टिविटी कम होगी बनिस्बत रेटिनल डिटैचमेंट की, तो यहाँ पे फिर हम डी स्कैन यूज़ करते हैं। D scan is an amalgam of B scan and A scan. तो हम देखते हैं जो A scan की जो हाईएस्ट स्पाइक है उसको हम 100 तक ले लेते हैं। फर्ज किया बेस लाइन से 100 तक हम हाईएस्ट स्पाइक को लेते हैं, और बीच में अगर वो 0 to 5% तक स्पाइक दे रहा है कोई भी पैथोलॉजी,
तो हम कहते हैं ये एक्सट्रीमली लो इकोजेनिक है। अगर वो 5 to 40 तक रिफ्लेक्टिविटी दे रहा है ऑन डी स्कैन तो हम कहते हैं ये लो इकोजेनिक स्ट्रक्चर है। अगर ये 40 to 60% दे रहा है, आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, तो ये इसका मतलब ये है कि ये मीडियम इकोजेनिक स्ट्रक्चर है। और इसी तरह अगर 80 to 100 है तो हम कहते हैं ये हाई इकोजेनिक स्ट्रक्चर है। और इसकी बुनियाद पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मुख्तलिफ पैथोलॉजीज़ को। आर्टिफैक्ट्स किसी भी इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटी में ज़रूरी है इनको जांचना। जैसे डिस्कस हुआ OCTA में या OCT में, आपको हर स्पेशलिटी में आर्टिफैक्ट्स नज़र आएंगे इन्वेस्टिगेटिव के। इसी तरह B-स्कैन में भी आर्टिफैक्ट्स हैं। बहुत कॉमन जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो रिवर्बरेटिंग आर्टिफैक्ट्स हैं, शेडोविंग हैं, बम्प्स हैं। बम्प्स जो हैं वो बेसिकली अगर डेंस कैटरेक्ट हो और आपने प्रोब बिल्कुल कॉर्निया के ऊपर रखा हो तो जो डेंस कैटरेक्ट है वो काफ़ी सारा अल्ट्रासाउंड उसी जगह से रिफ्लेक्ट कर लेगा, तो आपको जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसमें आर्टिफैक्ट्स नज़र आएंगे। शायद वहाँ पे आपको जो रेटिना है वो बहुत एक किस्म का स्टेफाइलोमा का लुक दे सकता है, या वो ऐसे हो सकता है कि जो लेंस के एजेस हैं वहाँ से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो तेज़ी से इंटर हो रही होती हैं और लेंस के पीछे जो है स्लो इंटर हो रही होती हैं, तो आपको एलिवेटेड रेटिना नज़र आ सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कहीं ट्यूमर तो नहीं है। तो इनको जांचना, इनको मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। कपलिंग फ्लूइड कभी कभार कम होता है, उससे आर्टिफैक्ट्स आ सकती हैं और ये मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। गेन एक कंफ्यूजिंग इशू है। गेन बेसिकली डिस्प्ले की कैरेक्टरिस्टिक है, इसको डेसिबल में नापते हैं। इट्स जस्ट, ये याद रखें, adjusting gain does not change frequency or velocity of the sound waves. It only changes sensitivity of the display screen, ताकि आपको जो स्क्रीन पे नज़र आने वाला इमेज है उसको समझने में आसानी हो। When gain is high, weaker signals are displayed. When gain is low, weaker signals disappear and only stronger echoes remain on screen. जितना गेन लो होगा उतनी रिजोल्यूशन बेहतर होगी। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप हाई गेन से शुरू करें ताकि कोई वीक सिग्नल मिस ना हो, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लो गेन पे आएँ ताकि जो स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स हैं वो आप डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ विद चेंजिंग द गेन यू एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन पैथोलॉजीज। और बहुत कॉमन एग्जांपल इसकी ये है कि आप PVD और रेटिनल डिटेचमेंट में डिफरेंशिएट कर सकें। और सिग्निफिकेंस ये है कि अगर रेटिनल डिटेचमेंट है तो वो एक सर्जिकल पैथोलॉजी है और एक PVD है तो वो एक बिनाइन पैथोलॉजी समझ सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द टेक्निक, जनरली रिक्लाइनिंग पोजीशन या सुपाइन पोजीशन इज फेवर्ड, और उसके बाद आप कपलिंग फ्लूइड डालते हैं या अगर कांटेक्ट मेथड कर रहे हैं तो HPMC एज ए कपलिंग फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है फर्स्ट 5 मिलीमीटर का एरिया अल्ट्रासाउंड में पुअरली विजुअलाइज होता है, तो उसको बाईपास करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। या अगर आप मतलब चाहते हैं कि इंटीरियर सेगमेंट को विजुअलाइज करें तो उसके लिए आप इमर्जन टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके लिए छोटा वाटर बाथ यूज़ होता है, शायद आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने उसको देखा भी होगा। और जो प्रोब है उसको उस वाटर बाथ में रखते हैं और उससे फिर जो नॉइज़ का 5 मिलीमीटर एरिया है उसको बाईपास कर लेते हैं। जिन्होंने ये देखा है प्रैक्टिकली तो वो ये समझ सकते हैं। सो स्कैन जो है उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ किया आप एक पैथोलॉजी है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। फ़र्ज़ किया एक मेलानोमा है या ब्लास्टोमा है और आप उसका एक फ्रोज़न सेक्शन ले लेते हैं, एक फ्रोज़न स्कैन ले लेते हैं या एक प्रिंट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद 6 महीने बाद उस प्रिंट को आप दोबारा रिव्यू करते हैं
اور جو نئی اس وقت اسکین ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یا یہی پیشنٹ کسی اور کنٹری میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو وہ اپنے پیتھولوجی کا اسکین دکھاتا ہے، تو اس کا اسٹینڈرڈائزڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو آن دی بیسس آف پوزیشن آف دا پروب یو کین ایکچولی ڈیوائڈ دی الٹراساؤنڈ اسکین انٹو ٹو گروپس. ایک ٹرانس آکولر اسکین ہوگا اور دوسرا پیرا آکولر ہوگا. ٹرانس آکولر جو ہوگا وہ آپ پروب اوور دا آئی رکھیں گے، اوور دا گلوب، اور اس کی پھر 3 مزید قسمیں ہیں، ٹرانسورس، لانگیٹیوڈنل اور ایکزیل. پیرا آکولر یوزولی جو آربیٹل پیتھولوجیز ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے. سو ٹرانس آکولر اس طرح نظر آئے گا. ٹرانسورس اسکین جو ہے اس میں آپ جو پروب ہے، جو الٹراساؤنڈ پروب ہے اس پہ ایک وائٹ لائن آپ کو نظر آئے گی. جیسے آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو یہاں پہ ایک وائٹ لائن ہے. تو یہ جو ٹرانسورس وائٹ لائن ہے اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس سائڈ پہ ہے وہ اسکرین کے اوپر حصے میں نظر آئے گا. ٹرانسورس اسکین میں جب آپ پروب رکھتے ہیں تو آپ اوور دا کارنیا نہیں رکھتے، بلکہ لمبس کے باہر آپ اسکلیرا پہ رکھیں گے اور جو وائٹ لائن ہے اس کو ہمیشہ اوپر رکھیں گے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈائزیشن اس طرح ہوگی کہ فرض کیا اس آنکھ میں آپ دیکھیں، اس میں رائٹ آئی میں 9 o'clock پوزیشن پہ پروب رکھی ہوئی ہے، تو آپ اور تقریباً جو پروب ہے وہ 3 ملی میٹر یا 2 ملی میٹر اوے فرام دا لمبس ہے. تو آپ نے اس پیشنٹ کا ایک سکین کیا، اس کا پرنٹ نکالا اور ساتھ میں مینشن کیا کہ دس از اے ٹرانس آکولر ٹرانسورس سکین ایٹ 9 o'clock 3 ملی میٹر فرام دا لمبس. تو اب یہ اسٹینڈرڈائزڈ ہو گیا. جب آپ اسی پیشنٹ کی اسی پیتھولوجی کو 6 months بعد، 1 سال بعد دوبارہ ریویو کریں گے تو آپ پروب اور وائٹ لائن کو اسی ایریا میں رکھ دیں گے اینڈ یو ول گیٹ ایگزیکٹلی دا سیم پوائنٹ آف انٹرسٹ، اور پھر آپ کمپیئر کر سکیں گے. لانگیٹیوڈنل اسکین میں آپ کی پروب کی پوزیشن تو وہی ہوگی، لیکن آپ کا جو وائٹ لائن ہے وہ ٹورڈز لمبس ہوگا، اور اس طرح سے آپ پیتھولوجی کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے اور اس کو ڈاکومنٹ کر لیں گے. یہ مختلف او کلاکس میں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکزیل اسکین میں آپ پروب اوور دا کارنیا رکھتے ہیں اور پیشنٹ اسٹریٹ اہیڈ دیکھتا ہے اگر وہ سپائن پوزیشن میں ہو، اور جو آپ کا وائٹ لائن ہے وہ مختلف او کلاک میں ہوگا، اور اس طرح سے آپ اسٹینڈرڈائزڈ کر لیں گے اپنی فائنڈنگس کو. ٹھیک ہے. 12 o'clock پہ، 1 o'clock پہ، 6 o'clock. ٹھیک ہے. سو یو کین سی ایکچولی یہ تینوں اسکین ٹائپس ہیں، ٹرانس آکولر اسکینز ہیں، اور وائٹ لائن کی پوزیشن آپ کے سامنے. پیرا آکولر اسکین میں آپ گلوب کو بائی پاس کریں گے اور پیرا آکولرلی گلوب کو رکھیں گے. اسکریننگ ٹیکنیک بیسیکلی یہ ہے کہ 6 clock hours جو ہے وہ ایک ہی فروزن سیکشن میں آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ کوارڈرنٹ سے زیادہ ہے. تو یہ جو اوور لیپنگ ہے یہ میک شور کرتی ہے کہ آپ نے پورے انٹائر پیریفری کو اسکین کر لیا. ایٹ لیسٹ جو 4 کوارڈرنٹس ہیں ان سب کی ایک فروزن اسکین لے لیں، اور جو پوسٹیریئر پول ہے اس میں اگر آپ ہاریزنٹل ایکزیل ٹائپ اسکین لیتے ہیں تو اس میں آپ کو میکولا اور ڈسک ایک ہی اسکین میں نظر آ جائے گی. تو اگر کوئی اور پیتھولوجی نہیں ہے and you do not see any other pathology, then یہ 5 جو اسکینز ہیں یعنی 4 کوارڈرنٹس والے اور ایک ہاریزنٹل ایکزیل اسکین جس میں آپ کو نرو، آپٹک نرو اور میکولا دونوں ایک ساتھ نظر آ جائے، یہ کافی. اب آتے ہیں انٹرپریٹیشن پہ. تو جو الٹراساؤنڈ کی انٹرپریٹیشن ہے، آج صبح مدر اسحاق صاحب نے بہت یوزفل بات کی، اور کچھ سر نے جس طرح کہا نا کہ پیسے پورے ہو گئے. تو 2 باتیں میں وہی دہرانا چاہتا ہوں جو سر نے کی. ایک تو یہ کہ آپ کوئی بھی انویسٹیگیٹیو موڈیلٹی کریں کلینکل کوریلیشن کے ساتھ کریں. آپ کا آپ کی جو آئیز ہیں وہ وہی کچھ دیکھ سکتی ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ نہیں ہے تو آپ کی آئیز ناکارہ.
دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ پریکٹیکلی خاص کر ٹرینیز کے خود پریکٹیکلی یہ مینوورز یہ جو انویسٹیگیٹیو موڈیلٹیز ہیں ان کو خود یوز نہیں کریں گے آپ ان کی ان ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے. صرف پرنٹڈ سکینز دیکھنا آج کل بڑا یہ روٹین کا فیشن بن گیا ہے. او سی ٹی کے پرنٹڈ سکین کو پڑھتے ہیں, کرتا ٹیکنیشین ہے, بی سکین میں اسی طرح ہے, فیلڈ میں اسی طرح ہے. تو یہ آپ کبھی بھی اس لیول آف ڈیپتھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ خود ان انویسٹیگیشنز کو پرفارم نہ کریں. سو کمنگ ٹو دی نارمل آئی آپ کو ایسے نظر آئے گی بی سکین کو. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹیریئر سیگمنٹ ہے, تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے, زیادہ جو ہے بغیر اس کے نظر نہیں آئے گا, بغیر یہ جو 5 ملی میٹر کا نوائز ہے اس کو بائی پاس کیے بغیر نظر نہیں آئے گا. مینس کہ کانٹیکٹ سکین میں جب تک آپ واٹر باتھ یوز نہیں کریں گے انٹیریئر چیمبر کا نظر آنا مشکل ہے. دیر آر ادر ٹیکنیکس, لیٹس کم ٹو دیٹ, لیکن بہرحال اس طرح ہے. تو یہ آپ دیکھیں وٹریس ہے, ریٹنا اور سکلیرا اور کورائی یہ ایک ہی کمپلیکس نظر آتا ہے, انلیس کہ یا ریٹنا ڈیٹیچ ہو اور یا کورائڈ میں تھکننگ ہو, ایڈیما ہو, تو وہ پھر آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں گے. ادروائز آپ کو ایک ہی سیٹ اپ نظر آئے گا. یہ آپٹک نرو ہے اور یہ آربیٹل فیٹس. یہ جو ہے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. آپ آپٹک یہ دیکھیں دو شیڈوز ہیں, ایک یہ شیڈو ہے اور ایک یہ شیڈو ہے. تو یہ آپٹک یہ ایک جو ہے یہ آپٹک ڈسک کی شیڈو ہے اور دوسری آپٹک نرو کی شیڈو ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ جب آپ اسٹریٹ ہیڈ دیکھتے ہیں تو آپ کے جو آپٹک نروز ہیں وہ اوبلیکلی پڑے ہوئے ہوتے ہیں, آربٹ میں ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو ڈسک ہے اس کی شیڈو ایسے آئے گی, اور جو اس کے بعد بیہائنڈ دی کوریو ریٹینل اینڈ سکلیرل کمپلیکس جو نرو پڑا ہوا ہے اس کی شیڈو اس کے نیچے ہوگی. تو کیا آپ اس بات کو سمجھ گئے؟ تو یہ جو ہے یہ آپٹک ڈسک کی شیڈو ہے اور یہ آپٹک نرو کی شیڈو ہے. تو اگر آپ ڈسک دیکھنا چاہتے ہیں فوکس آن دا ڈسک شیڈو, اگر آپ نرو کو دیکھنا چاہتے ہیں فوکس آن دی نرو شیڈو. یہ جو ہے پی ایچ پی وی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ریٹرو لینٹیکولر ہائی ایکوجینیسٹی ہے اور گلوب چھوٹا ہے, اور یہ یوزولی یونیاکولر فینومینا ہے. پی ایچ پی وی از آلموسٹ آلویز یونیاکولر. بہت ہی ویری ریئر کنڈیشن ہوگی جب پی ایچ پی وی بائیلیٹرل ہو. سو ڈیفینیٹلی اسمال گلوب اینڈ ریٹرو لینٹیکولر ہائی ایکوجینیسٹی. یہ دیکھیں یہ کیا ہے, پوسٹیریئر اسٹیفائلوما ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ آپ کو کبھی کبھار ایز این آرٹیفیکٹ اسٹیفائلوما کی لک نظر آ سکتی ہے اگر ڈینس کیٹریکٹ ہے اور آپ نے بالکل ایگزیلی پروب کو رکھا ہوا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پروب کی پوزیشن کو چینج کریں, لانگیٹیوڈنل یا ٹرانسورس میں لے آئیں اور لینس کو بائی پاس کریں, تو وہ آرٹیفیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک پکچر آپ کو کولوبوما میں بھی نظر آ سکتی ہے, لیکن کولوبوما کے ایجز بڑے ڈیفائنڈ ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. دوسرا کولوبوما یوزولی تب نظر آتی ہے جب آپ پروب اوپر رکھتے ہیں, کیونکہ کولوبوما انفیریئر لیو ہوتی ہے. ڈسک یا اس کو کور تو کر سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اسٹیفائلوما اور کولوبوما میں کبھی کبھار آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے واٹر باتھ کے ساتھ لی گئی ایمرجن ٹیکنیک سے لی گئی پکچر ہے. انٹیریئر چیمبر آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو اس میں مجھے نہیں پتا نظر آ رہا ہے یا نہیں. ہاں یہ یہاں پہ بڑا کلیئر ہے, لیکن آپ کو انٹیریئر چیمبر نظر آ رہا ہے, آپ کو لینز آئرس ڈایافرام نظر آ رہا ہے, اور پوسٹیریئر کیپسول آف دی لینز نظر آ رہا ہے. ایفیکیا میں آپ دیکھیں there is no lens, there is no shadow of the posterior capsule, اور anterior chamber deep ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ریٹرو سکیننگ ہوئی ہے, آپ کو انٹیریئر سیگمنٹ یہاں نظر آ رہا ہے اور پوسٹیریئر ادھر نظر آ رہا ہے. یہ ایک الٹرنیٹ ٹیکنیک ہے. اگر آپ کے پاس ایمرجن
फैसिलिटी नहीं है तो आप पेशेंट को कहें कि एक्सट्रीम नेजली देखें। जैसे फ़र्ज़ कि आप राइट आई का स्कैन कर रहे हैं, तो जब पेशेंट एक्सट्रीम नेजली देखता है तो आप प्रोब बिल्कुल एक्सट्रीम लेटरली रखते हैं एंड यू एक्चुअली ट्राई टू रीच दी एंटीरियर सेगमेंट, और इस तरह से आप कर सकते हैं इसको रेट्रो स्कैन के। यू कैन सी ये जो है पोस्टीरियर कैप्सूल है और ये आयरस है और ये एंटीरियर चैम्बर है। ये रेट्रो स्कैनिंग। विट्रियस में आपको ये नज़र आ रहा है, विट्रियस हेमरेज है। दिस इज इंट्राजेल हेमरेज विद पोस्टीरियर विट्रियस डिटेचमेंट। ये पोस्टीरियर हाइलाइट मेम्ब्रेन है। ये जो ब्लैकिश एरिया नज़र आ रहा है इसको टेक्निकली लैक्यूना कहते हैं। और अगर लैक्यूनी डेवलप हो रही हैं बहुत पहले, जब विट्रोरेटिनल स्पेशलिटी इतनी डेवलप नहीं थी, तो विट्रियस हेमरेज को भी स्कैन से फॉलो करते थे, और ये जो लैक्यूना नज़र आते थे तो इसका मतलब ये होता था कि अब विट्रियस हेमरेज डिज़ॉल्व हो रहा है। सो आपको कई किस्म के विट्रियस हेमरेजेस नज़र आ सकते हैं। इस तरह से डिफ्यूज़ हेमरेज नज़र आ सकता है, इंट्राजेल ब्लीड नज़र आ सकता है, और रेट्रो हाइलाइट या प्री रेटिनल ब्लीड भी नज़र आ सकता है। तो वही बात है, क्लिनिकली कोरिलेशन ज़रूरी है। विट्रियाइटिस आपको नज़र आ सकता है। यहाँ अगर आप बहुत गौर से देखें तो कोराइड की थिकनिंग है। यहाँ तो ग्रैनुलर इकोजेनिसिटी है और कोराइड की थिकनिंग है। तो एक सवाल ये होता है कि ये हेमरेज है, ग्रैनुलर ओपेसिटीज जो विट्रियस में नज़र आ रही हैं, या विट्रियाइटिस है। तो एसोसिएटेड कोराइडल थिकनिंग को देखें। अगर देयर इज़ कोराइडल थिकनिंग तो ज़्यादा चांस यही है कि ये विट्रियाइटिस है। और डेफिनेटली आपको एंटीरियर सेगमेंट में क्लिनिकली भी कुछ साइंस यूवियाइटिस की नज़र आएंगी। ये पीवीडी है और ये वीज रिंग है। कभी कभार तो जब आप पीवीडी स्कैन करते हैं तो वो जो ऑप्टिक नर्व हेड है उसके साथ अटैच होगा, कभी कभार अटैच नहीं होगा, डिटैच होगा, लेकिन रेटिना हमेशा अटैच होगा। ठीक है, ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। पीवीडी भी ऑप्टिक नर्व हेड के साथ अटैच नज़र आ सकती है। देयर आर अदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स एज वेल। ड्रॉप न्यूक्लियस आपको ऐसे नज़र आएगा, और समटाइम्स एज एन आर्टिफैक्ट यही चीज़ यहाँ भी नज़र आएगी। तो आप कंफ्यूज होंगे कि वो तो चलो ड्रॉप न्यूक्लियस है, ये क्या है। तो ये रिवर्बरेटिंग आर्टिफैक्ट्स हैं जो कभी कभार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। साइनरीटिक विट्रियस with PVD is common with myopic eyes, और इस तरह से आपको नज़र आएंगी। और एंडोफ्थल्माइटिस जो है ये आप देखें मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, पाउच हैं एक किस्म के। यहाँ ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही, ये बेसिकली पस की कम्युलेशन है। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक है एंडोफ्थल्माइटिस के लुक की। सो यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट दिस स्कैन from the scan of the vitreous hemorrhage. Siliconized eye में आपको एक तो जो एक्सियल लेंथ है वो बड़ा नज़र आएगा, और उसकी वजह ये है कि जो ट्रेवलिंग है, जो वेलोसिटी है अल्ट्रासोनिक वेव्स की विद इन द सिलिकॉन ऑयल वो स्लो है। तो उसकी वजह से आपको एरोनियसली जो एक्सियल लेंथ है ये बड़ा नज़र आता है। ठीक है, और ये जो है ये रिट्रो ऑयल फेस है। ये रिट्रो ऑयल फेस जो है ये आपका एक्चुअली आपको बताता है कि इस आई में ऑयल जो है रेटिना को टच कर रहा है। कभी कभार अगर रिट्रो ऑयल फेस जो है उसके पीछे इरेगुलरिटी हो, स्पेशली जब आप प्रोब ऊपर रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑयल तो है, सिलिकनाइज्ड आई है, लेकिन नीचे रेटिना अभी भी डिटेच्ड है। सो आपकी जो प्लानिंग है इस पेशेंट की मैनेजमेंट की वो चेंज हो सकती है। इसके बाद आप ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देख सकते हैं। ये एक आई है जिसका सिलिकॉन ऑयल रिमूव किया गया है, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे कभी कभार आपने देखे हैं ग्लोब्यूल्स या जो बबल्स हैं ऑयल के वो रह जाते हैं, तो वो आपको एग्जैक्टली ऐसे लुक देगा। रेटिना डिटेच होगा तो ऐसे नजर आएगा। हाईली इकोजेनिक कंटिन्यूस मेम्ब्रेन ऑलवेज अटैच्ड एट द डिस्क, कैन आल्सो बी सीन ऑन लो गेन्स। पीवीडी लो गेन पे गायब हो जाएगी।
do not show mark after movements. PVD पे marked after movements. After movement का मतलब ये है कि जब आप globe पे ट्रांसड्यूसर या प्रोब रखते हैं और एक लम्हे के लिए आप प्रोब स्टैटिक कर लेते हैं तो पीवीडी फिर भी मूव करेगी, जबकि डिटैचमेंट ज़्यादातर चांस ये है कि वो मूव नहीं करे। इसके अलावा कभी कभार इसी डिटैच रेटिना में जो वेसल्स हैं वो पल्सेशंस आपको नज़र आएंगी बहुत गौर से देखने से, ठीक है जी। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो रेटिना की डिटेच रेटिना को पीवीडी से डिफरेंशिएट करते हैं। क्लोज्ड फनल आरडी इस तरह नज़र आएगी। क्लोज्ड फनल आरडी का डिटेक्ट करना ज़रूरी इसलिए है कि आप पहले से समझ जाते हैं कि इसकी रीअटैचमेंट सर्जरी का प्रोग्नोसिस पुअर होगा। मैकुलर डिटैचमेंट या मैकुलर एडीमा कभी कभार स्कैन पे डिटेक्ट हो जाता है और वो इस तरह से नज़र आता है। एक्सुडेटिव आरडी, वाट-कोयानाकी हराडा सिंड्रोम में कभी कभार आप डिटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा विट्रियस ओपेसिटीज़ होती हैं तो आपको रेटिना क्लियरली नज़र नहीं आता, तो वो ऐसे कन्वेक्सिटी नज़र आएगी और रेटिना अंडुलेटिंग होगा। और इसके अलावा कभी कभार ये वाला एरिया है ना, इसमें SRF जो है ये टर्बिड होगा, तो ये आपको एक्सुडेटिव और साथ साथ कभी कभार अगर एक्सुडेटिव डिटैचमेंट ड्यू टू सम ट्यूमर है तो वो भी आपको नज़र आएगा, जैसे मेलानोमा में एक्सुडेटिव डिटैचमेंट और ट्यूमर दोनों एक साथ नज़र आते हैं। TRD ऐसे नज़र आएगी, ये टेबल टॉप TRD है। ये रेटिनल डिटैचमेंट है लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग है। क्रॉनिक रेटिनल डिटैचमेंट या लॉन्ग स्टैंडिंग रेटिनल डिटैचमेंट में आपको इंट्रा रेटिनल सिस्ट नज़र आते हैं एंड यू कैन सी सम विट्रियस इकोजेनिसिटी which actually shows the vitreous component of PVR. कोराइड जो है आपको इस तरह से डोम शेप्ड लाइंस नज़र आएंगी और जो कोराइडल फ्लूइड है अगर वो सिरस कोराइडल डिटैचमेंट है तो वो एकोइक होंगी, अगर हेमोरेजिक है तो वो इकोजेनिक होंगी। तो कोराइड ये दिस इज टेक्निकली कॉल्ड इज किसिंग कोराइडेल, तो ये आप डिटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभार आई सॉफ्ट होती है, जब आप प्रोब उस पर रखते हैं तो वो अंदर की तरफ धंस जाती है, कंप्रेसिबल आई होती है, तो उसमें आपको इस तरह से इंक्रीज्ड कोराइडल थिकनिंग नज़र आती है सॉफ्ट आई में। और ऑप्टिक डिस्क में अगर कपिंग है तो आपको इस तरह से नज़र आएगी। और डिस्क की कपिंग अगर 0.4 से ज़्यादा है तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं बी स्कैन पे, 0.4 से कम है या इवन 0.4 है तो वो डिटेक्टेबल नहीं है। दिस लुक्स लाइक एज 1.0 CDR। याद रखें इसमें और इसमें फ़र्क है, ये ऑप्टिक डिस्क कोलोबोमा है। फ़र्क ये है कि जो ये है इसमें जो कपिंग है वो जो आपका डिस्क की शेडो है ना, आपकी जो डिस्क की पीछे शेडो नज़र आती है, दूसरे इमेज में आपने उसको देखा, तो ये उससे हमेशा डेफिनेटली कम होगी, जबकि जो कोलोबोमा वाली शेडो है वो आपकी डिस्क की शेडो से ज़्यादा होगी। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। दिस इज़ हाउ डिस्क स्वेलिंग लुक्स लाइक ऑन बी स्कैन। दिस इज़ हाउ डिस्क ड्रूजन लुक्स लाइक ऑन बी स्कैन। ट्यूमर्स में ये आप देखें बड़ी टिपिकल रेटिनोब्लास्टोमा की बी स्कैन है, और रेटिनोब्लास्टोमा आपको पता है 99% केसेस में या इवन ऑलमोस्ट हमेशा आप बी स्कैन से ही उसको डायग्नोज और डिटेक्ट करते हैं और फर्दर फिर आप मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा क्रूशियल है, इसकी जो क्योंकि अगर आप ब्लास्टोमा है और उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते तो मैनेजमेंट टोटली आपकी डिफरेंट हो जाती है। दिस इज मेलानोमा। कैल्सिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। यस, दिस इज कैल्सिफिकेशन एक्चुअली आपको नजर आएगी, बट 5 to 7% केसेस में शायद कैल्सिफिकेशन भी ना हो, तो क्लिनिकल कोरिलेशन डेफिनेटली उसमें फिर इम्पोर्टेंट होगी। और ये मेलानोमा है जिसको आप डोम शेप या कलर स्टड अपीयरेंस कह सकते हैं। इसके कार्डिनल साइंस हैं बी स्कैन पे, आप देखें ये
डोम शेप्ड या मशरूम शेप्ड अपीयरेंस है, और आप देखें जो इंटरनल इकोजेनिसिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम होती जा रही है। इसको एकाउस्टिक हॉलोनेस कहते हैं। इसके अलावा एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट है, और यहाँ पे आपको कोराइड नज़र नहीं आ रहा, तो इसको कोराइडल एक्सकेवेशन बोलते हैं। तो ये 4-5 जो हैं इसके कार्डिनल साइंस हैं बी स्कैन पे, और बहुत रेयरली ये मेलानोमा के अलावा कोई और पैथोलॉजी हो सकती है। और ये जो येलो लाइंस है ना इस पे, ये दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेजर इट्स बेस एंड जो उसकी हाइट है, ये आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं बी स्कैन पे, और उसकी बुनियाद पे आप इसको कैटेगराइज करते हैं और प्लान करते हैं मैनेजमेंट। कोराइडल मेटास्टेसिस भी डिटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोराइडल मेटास्टेसिस में आप अगर गलती कर जाते हैं और उसको मेलानोमा या जो इंट्राकुलर ट्यूमर है वो समझ जाते हैं और उसकी आप न्यूक्लिएशन कर लेते हैं, तो फिर ये ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मेटास्टेसिस बॉडी में कहीं और पे प्राइमरी कार्सिनोमा है वहाँ से आई है, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे नज़र आती हैं, डिफरेंट किस्म की प्रेजेंटेशन हो सकती है, लेकिन दिस इज़ वन वे टू प्रेजेंट। ट्रॉमा में आप देखें इंट्राकुलर फॉरेन बॉडी है और ये पीछे जो है ये शेडो बना रही है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमेट टेल अपीयरेंस। ये रिवर्बरेटिंग आर्टिफैक्ट की एक मिसाल है। और ये आप देखें हाई इकोजेनिक, अगर यहाँ पे आप इसका डी स्कैन कर लें ना, ए स्कैन भी नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो कॉम्पैक्टनेस है इस मेटालिक फॉरेन बॉडी की, ये आपको हाई इकोजेनिसिटी 80 to 100% रिफ्लेक्टिविटी देगी। समझ आ रही जी। और इसके बाद आप देखें दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज रिंगिंग बेल साइन, और ये ग्लास फॉरेन बॉडी में भी हो सकती है। कभी कभार मल्टीपल रिंगिंग बेल साइंस नज़र आती हैं। कभी कभार आपने सिलिकॉन ऑयल रिमूव किया होगा लेकिन कुछ बबल्स रह चुकी होंगी, और वो जब आप स्कैन का प्रोब उस आई पे रखेंगे तो कई न्यूमरस आपको रिंगिंग बेल साइन नज़र आएंगे। लेकिन अगर फॉरेन बॉडी ग्लास की है तो बड़ा टिपिकल ये उसका आर्टिफैक्ट है। न्यू एडवांसेस में 3D बी स्कैन है, कलर डॉपलर इमेजिंग है और अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी है। ये 3D बी स्कैन है, और ये बेसिकली आप जब स्कैन ले लेते हैं तो आप उस स्कैन को XYZ मेरिडियन पे मूव कर सकते हैं, और इस तरीके से आप एग्जैक्टली से फॉरेन बॉडी है उसको रीड कर रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी आप मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है। इसके अलावा ये जो है CDI है, कलर डॉपलर इमेजिंग में, और ये यूजुअली जो वैस्कुलर डिजीज़ हैं उसमें आपको बड़ा हेल्प करती हैं। नॉट अ टाइम टू डिस्कस इट मोर लेकिन। और ये UBM है, जिस तरह आज इंटीरियर सेगमेंट OCT की बात हुई, इंटीरियर सेगमेंट OCT से पहले UBM ही वाज द इन्वेस्टिगेटिव मोडेलिटी जो इस तरह की हाई रिजोल्यूशन इंटीरियर सेगमेंट की पिक्चर्स आपको देते हैं। थैंक यू वेरी मच।